आज हमारा बिंदु रहेगा अम्ल, क्षार एवं लवण से रिलेटेड है। हम आज जानेंगे अम्ल क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं, अर्थात जब वो पानी में घुलते हैं तो घुलने पर वे हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन के धनात्मक आयन प्रदान करते हैं। ये सामान्य जो नीले रंग के लिटमस होते हैं, अर्थात इस प्रकार के जो लिटमस जो नीले रंग के प्रदर्शित होते हैं, इन नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं। ये यदि हम स्वाद लेते हैं तो जैसे दही है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और खट्टे होने के कारण इन्हें एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लैटिन भाषा की एसिड शब्द से बना होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है खट्टा। इस विलयन का पीएच सदैव 7 से कम रहता है और सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल व संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, वहीं जठर रस अर्थात हमारा जो पेट है उसके अंदर, उदर के अंदर भोजन के पाचन हेतु जठर रस पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा उपस्थित होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं संतरा, इमली, नींबू, दही आदि स्रोतों में भी ये सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं और इनकी उपस्थिति पाई जाती है। वहीं हम इसके दूसरे बिंदु को जानने का प्रयास करें तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं और यह सामान्य लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अर्थात यदि हम उनके पास लाल लिटमस लेकर पहुंचते हैं तो ये लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है और हमारे घरों में जो साबुन है, जिन्हें स्पर्श करने पर चिकना अर्थात चिकनाहट का महसूस होता है, चिकनापन महसूस होता है, ऐसे सभी पदार्थ जो स्पर्श करने पर चिकने अर्थात चिपचिपे व्यवहार करते हैं, जिनका विलयन पीएच 7 से अधिक होता है, जैसे कास्टिक सोडा कह सकते हैं हम, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि पदार्थ जिनका उपयोग हम घर में एसिडिटी आदि को दूर करने के लिए भी करते हैं। ये सभी पदार्थ क्षारीय होते हैं और इन क्षारीय पदार्थों के विशेष गुणों के कारण इन्हें एंटासिड भी कहा जाता है, अर्थात ये एसिडिटी को दूर करने में काम आते हैं, इसलिए इन्हें एंटासिड के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः अम्ल व क्षार की परिभाषा ओरेनियस द्वारा दी गई और ओरेनियस जो हम अभी अध्ययन करते हैं इस अध्याय में, वह ओरेनियस द्वारा दी गई अभिकल्पना है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर अपघटित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं, वे जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो वे क्षार कहलाते हैं और वे धनात्मक हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं तो वे अम्ल कहलाते हैं। जब हम किसी अम्ल अर्थात प्रबल अम्ल, कुछ अम्ल जलीय विलयन को पूर्ण रूप से हानित कर देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आदि अम्ल जो जल में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, आसानी से आयन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल अम्ल की संज्ञा दी जाती है। वहीं हम एसिटिक अम्ल अर्थात CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल जैसे कुछ अम्लों की बात करते हैं, तो ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते, इन्हें दुर्बल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। प्रबल अम्ल, कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तो इन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है, अर्थात जब हम पानी को हल्का सा गर्म करेंगे तब तक ये उसके अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उसके अंदर घुल जाते हैं। वहीं दुर्बल अम्ल में कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 आदि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही अब हम उन विश्लेषक की बात करेंगे, अर्थात उन पदार्थों के बारे में जानेंगे जो इनके मदद में जानकार होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि लिटमस पेपर जो लाल रंग के थे या जो नीले रंग के थे, तो ये लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, अर्थात आपने देखा होगा इन्हें सामान्यतः ये जिससे प्राप्त किया जाता है, ये पौधे बैंगनी रंग के होते हैं। जो थैलाफाइटा जो समूह होता है पेड़ पौधे, थैलोफाइटा अर्थात जिसमें पेड़ पौधे पत्तियां आदि अलग अलग अंग में विभाजित न होकर उसके सभी अंग सामूहिक रूप से उपस्थित होते हैं, उसे थैलोफाइटा समूह कहा जाता है। ये थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक सूचक यानी इंडिकेटर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग इंडिकेट करने में अर्थात पहचान करने में किया जा सकता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय,
ये बैंगनी रंग के होते हैं और बहुत से प्राकृतिक रंजक भी जैसे लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेट्रिनेरिया, जेरेमिनियम जैसे कोई फूल है, उनकी रंगीन पंखुड़ियां भी अम्ल या क्षार की पहचान के लिए उपस्थित हो सकती है। इन्हें सभी पदार्थों को अम्ल या क्षार का सूचक कहा जाता है। ये कभी कभी अम्लीय और सूचक की पहचान करने में सहायक होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन आदि का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार का एक सूचक की पहचान करेंगे जो सूचक हम हमारे घरों में उपयोग लेते हैं। अभी हमने उसके बारे में अध्ययन किया जो हमारे लेबोरेटरी में काम आ रहे हैं। लेबोरेटरी में काम आने वाले पहले दो सूचक हैं, यह है ब्लू लिटमस और यह है रेड लिटमस। इनको यदि अपन ध्यान से देखें कि ब्लू और रेड लिटमस दो प्रकार के लिटमस हैं। इनका रंग परिवर्तित होने की प्रक्रिया हम एक प्रयोग के दौरान समझेंगे। सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं। इस परख नली के अंतर्गत हम डाइल्यूट कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 और डाइल्यूट यानी तनु H2SO4, तो दोनों में क्या अंतर होता है हम उसको भी समझेंगे। ये एक प्रकार का कंसंट्रेटेड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको हम एक क्या ले रहे हैं, परख नली के अंदर ले रहे हैं। परख नली के अंदर इसे लेने पर अब है इसके अंतर्गत अम्ल, जिसका एक गुण होता है कि नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो मैंने इसी के लिए एक लिटमस लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नीले रंग का लिटमस है। मैं इसको इस पानी के अंदर मिलाता हूं और थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं कि तो ये लाल रंग का हो जाता है। इसका रंग परिवर्तित हो गया और ये लाल रंग में अर्थात लाल रंग समूह में परिवर्तित हो गया। वहीं यदि इसी के अंतर्गत मैं एक दूसरा लिटमस जो लाल रंग का होता है उसको ले जाता हूं, तो लाल रंग के लिटमस इसके अंदर अपरिवर्तनशील रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अम्ल नीले को लाल करता है और लाल रंग के लिटमस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इन्हें घोलने पर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। इसे एक बार हम फिर देख सकते हैं, पूर्ण रूप से अंदर घोल गया, फिर भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात कंसंट्रेटेड H2SO4 अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, पर जो लाल पदार्थ होते हैं अर्थात जिनका रंग पहले से ही लाल है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 मैं इसकी परख नली में पुनः भेज देता हूं। अब इसे आगे मैं एक अन्य प्रयोग के अंतर्गत इसका उपयोग करता हूं। वह प्रयोग है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है। इस क्षार का उपयोग थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि यदि हाथों पे गिर जाता है तो हाथ जलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन हमारे घरों में साबुन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, तो उस दौरान इसकी जो आवश्यकता होती है वो मात्रा होती है तो हमारे सामान्य स्तर पे कम उपयोग में ली जाती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से धुआं प्रस्तुत हो रहा है। अब हम इसके अंदर एक नीले रंग का लिटमस लेकर जाते हैं। तो जब मैं इसके अंदर एक नीले रंग का लिटमस ले जा रहा हूं, तो ये लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करेगा, अर्थात क्षार नीले को नीला ही रखता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि मैं इसी क्षार के अंदर एक लाल लिटमस लेकर जाता हूं, तो ये लाल रंग का लिटमस इसके अंदर जाने पर नीले रंग में परिवर्तित हो गया। देखेंगे जो निचला भाग है, यहाँ से जो नीचे का भाग जो पानी के अंदर चला गया था, ये नीला रंग का दिखाई दे रहा है, जबकि जो सॉल्यूशन में नहीं गया वो लाल रंग का ही प्रतीत हो रहा है, वो लाल रंग का ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम इन प्रयोग को करके देख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, वहीं क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। वहीं ये अम्ल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले वे अम्ल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात हम जिन्हें पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से सीधे प्राप्त करते हैं, उन्हें कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। ये कार्बनिक अम्ल जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सारे प्रकृति से ही मिलते हैं। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, ये प्रकृति से बनने वाले अम्ल हैं, इसलिए इन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं।
वहीं अकार्बनिक अम्ल किसी एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादित से यदि हम खनिज अम्ल तैयार करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, जिनका उपयोग हम लेबोरेटरी के अंतर्गत अत्यधिक करते हैं, इस प्रकार के अम्ल अकार्बनिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। अब हम अभी एक बिंदु काम में लिया था कि तनु एवं तनु विलयन क्या होता है, या सांद्र डाइल्यूट एंड कंस्टिट्यूट क्या होता है। तो वे विलयन जिनमें विलय यानी पानी की मात्रा विलय की अत्यधिक कम मात्रा होती है, यानी पानी की तुलना में जो उसके अंदर घुला गया उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। सॉल्यूट को यदि मैंने पानी में मिलाया तो एक विलय तैयार हो गया, जिसके अंदर यदि पानी की मात्रा अधिक है तो वो तनु विलयन कहलाता है, और नहीं है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा, जिसमें अम्ल व सार की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो उसे सांद्र विलयन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम इनके उपयोग के बारे में भी अम्ल व सार की पहचान, अम्ल व सार की पहचान, सार्वभौमिक यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पहचान के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, ये विभिन्न रासायनिक यौगिक जिनमें पीएच सूचक आता है। ये सूचक का नमूना विलयन में डालने पर हमें उपस्थित होता है। हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडिकेटर के रूप में। ये जो स्केल है, यहाँ पर स्केल के अंदर हम गिनती देख सकते हैं 1 से 7 तक पर प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार ये आगे की गिनती 8 से 14 तक प्रदर्शित होती है, और इन्हीं इंडिकेटर की सहायता से अर्थात पीएच स्केल कोई वास्तव में अलग से स्केल नहीं होती है, ये एक प्रकार का लिटमस होता है। इस लिटमस को जब हम किसी सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो उसका रंग इसके अनुसार परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे कि हम इस प्रयोग को अभी देखेंगे, नमूने विलयन में डालने पर इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। इसका एक इंडिकेटर का एक अच्छा उदाहरण पीएच पेपर भी है। एक विशेष पेपर जो स्ट्रिप होता है अर्थात सॉल्यूशन के रूप में भी अपन ने देखा था, इसका उपयोग भी रासायनिक यौगिकों में जब इसे डुबाया जाता है तो इसे सूखने पर जब इसका रंग परिवर्तित हो जाता है तो इसे अम्ल व सार की पहचान की जा सकती है। इसका किसी भी विलयन का अनुमानित पीएच पता लगा सकते हैं और ये अम्लीय या सारी होने की पहचान प्रदान करता है। जैसे जैसे हम 0 से 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाएंगे, यह अम्लीयता घटती जाएगी अर्थात प्रबल से दुर्बल अम्ल की ओर आ जाएंगे, और जैसे ही ये न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होने पर अर्थात 7 आने पर पीएच उदासीन हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे बढ़ने पर सारीयता बढ़ती जाएगी दुर्बल सार, और धीरे धीरे ये प्रबल सार की ओर बढ़ता जाता है, और अत्यधिक 14 होने पर ये पूर्ण रूप से प्रबल सार का निर्माण करता है। वहीं हम इसे आगे जाने तो ये पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लता या सारीता की मापन हेतु बनाई गई। सन 1990 में कोल्सबर्ग लेबोरेटरी की एक वैज्ञानिक डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेंडर, जिसमें सोरेनसन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसकी खोज की। इन्होंने इसका नाम पीएच रखा। पीएच का कारण रहा, पी का मतलब होता है पावर, पावर यानी प्रतीक। इसे जर्मन शब्द के पोटेज या कुशान शब्द से बनाया गया, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसे नाम दिया गया पीएच स्केल। ये पीएच स्केल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम होती है, जिसे पीएच कहा जाता है। ये विलयन की सॉल्यूशन में प्रति लीटर ग्राम मोल में हाइड्रोजन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी ऋणात्मक लघुगणक को परिभाषित करती है, जिससे अम्ल व सार की पहचान की जा सकती है। यदि हम एक पीएच स्केल के दौरान यदि इसे गौर से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नजदीक लेकर आ रहा हूँ, यदि दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर मान दिया हुआ है, वो स्केल के अंदर दिया हुआ है, गिनती दी हुई है, और जब इस लिटमस को उसके अंदर सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो उसके अनुकूल रंग प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम एक स्केल का उपयोग करके देख सकते हैं कि जब मैंने इसे क्षार के रूप में प्रदर्शित किया, तो इसे जब मैं एक क्षार के अंदर डालता हूं तो इसने इसका रंग इस प्रकार का ले आया। अब इस प्रकार का रंग हमें कहाँ प्रदर्शित हो रहा था, तो अब यदि हम इसको देखें तो पहले मैं इसको अम्ल की तरफ ले जाता हूं, तो अम्ल में इसका कोई रंग मैच नहीं कर रहा है, यानी ये अम्ल नहीं है। लेकिन यदि मैं अपनी पीएच स्केल की तरफ फिर आगे बढ़ूं, देखो पीएच स्केल की तरफ मैं लेकर आया हूं। पीएच स्केल में जैसे अभी ये थोड़ा सा रंग दिख नहीं पाएगा, तो मैं इसे इसी प्रकार प्रदर्शित कर सकता हूँ कि ये जो पीएच स्केल का जो रंग है, वो यदि मैं यहाँ से मैच करवाता हूँ, ये लगभग
9 से आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर अपने यदि देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे दिखा सकता हूँ अपनी तरफ से, ये यहाँ पर प्रदर्शित हो सकता है, ये लगभग 12 पे प्रदर्शित हो रहा है। यानी इसका पीएच जो मैंने बनाया है कंस्टिट्यूट H2SO4, इसकी मात्रा में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे मैंने इसका जो पीएच है वो 12 तैयार किया। इस प्रकार ये अम्ल व क्षार की पहचान को समझाने में सहायक होते हैं। अब इसी के साथ हम करेंगे आज का कक्षा कार्य जो आपको आगे प्रदर्शित हो रहा है। इसी के साथ आज की क्लास यह है। आज के कक्षा कार्य के